जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हरे भरे जंगल धीरे धीरे एक एक करके हमारी आंखों के सामने से गायब हो रहे हैं, जहां पेड़ों की वो मीठी सरसराहट की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली है। और जानते हैं, उस खामोशी के साथ साथ धरती का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज की गर्मी अब वो पहले जैसी राहत नहीं देती, बल्कि एक जलन का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से बादल रूठ गए हैं, बारिश की बूंदों के लिए हम तरस रहे हैं, और जो नदियां कल तक जीवन देती थीं, आज वो सिर्फ सूखी रेत का मैदान बनकर रह गई हैं। और इसका अंत क्या होता है? हमारी उपजाऊ जमीन, जिस पर हमारा अन्न उगता था, वो धीरे धीरे बंजर होकर रेगिस्तान में बदल रही है। नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके हम शायद बहुत करीब खड़े हैं। नमस्कार, विभूति अकादमी में स्वागत है। आज हम इसी गंभीर विषय की गहराई में उतरेंगे, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आज की इस गहरी पड़ताल में हम इन 6 जरूरी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। हम समस्या की जड़ से शुरू करेंगे, उसके हैरान करने वाले परिणामों को जानेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि हम सब मिलकर इसके समाधान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस सबसे बड़े खतरे को समझना होगा जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, और वो है वनोन्मूलन। तो सवाल ये है कि आखिर ये वनोन्मूलन है क्या? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है जंगलों को काटना, उन्हें खत्म करना और फिर उस जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए करना। ये हमारी कहानी का वो विलेन है जिसकी वजह से वो सारी डरावनी तस्वीरें हकीकत बन सकती हैं जिनकी हमने अभी अभी कल्पना की थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी कुछ वजहें तो हम इंसानों से जुड़ी हैं, जैसे बढ़ती आबादी के लिए खेती की जमीन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और काम के लिए कारखाने बनाने हैं। साथ ही फर्नीचर या ईंधन के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके कुछ कुदरती कारण भी हैं, जैसे जंगलों में लगने वाली भयानक आग, जिसे दावानल कहते हैं, और भीषण सूखा जो पेड़ों को अंदर से कमजोर कर देता है। चलिए अब ये देखते हैं कि जब जंगल कटते हैं तो उसका असर सिर्फ पेड़ों तक नहीं रहता। इसका एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है, जिसके परिणाम सच में बहुत चौंकाने वाले और दूर तक जाने वाले होते हैं। वनोन्मूलन का सबसे सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण दोनों का लेवल बढ़ने लगता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा खतरनाक रूप से बढ़ जाती है। जमीन के नीचे का पानी, जिसे हम भौम जल कहते हैं, वो भी और नीचे चला जाता है, और कुल मिलाकर प्रकृति का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे हमारे ग्रह के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। अब जब पेड़ ही कम होंगे तो हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ये CO2 गैस एक मोटे कंबल की तरह काम करती है, जो पृथ्वी की गर्मी को बाहर स्पेस में जाने ही नहीं देती। नतीजा, पूरी पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है, और इसी को हम कहते हैं विश्व ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग। वनोन्मूलन का एक और भयानक नतीजा है मरुस्थलीकरण। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक मजबूत जाल की तरह कसकर पकड़कर रखती हैं। जब पेड़ कट जाते हैं तो ये पकड़ एकदम ढीली पड़ जाती है। फिर हवा और पानी मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को बहुत आसानी से अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, और धीरे धीरे वो हरी भरी उपजाऊ जमीन एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाती है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प पहेली है। हमने सुना कि वनोन्मूलन से बारिश कम होती है और सूखा पड़ता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इससे बाढ़ भी आती है। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, जब जंगल होते हैं तो पेड़ों की जड़ें और गिरे हुए पत्ते मिट्टी को एक बड़े से स्पंज की तरह बना देते हैं। जब बारिश होती है तो ये स्पंज सारा पानी सोख लेता है। ये पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है, जिससे भूमिगत जलस्तर बना रहता है। लेकिन जब पेड़ नहीं होते तो जमीन कठोर हो जाती है। बारिश का पानी जमीन सोख ही नहीं पाती और सतह पर तेजी से बहने लगता है। ये सारा पानी एक साथ नदियों में पहुंचकर अचानक बाढ़ ले आता है, और क्योंकि पानी जमीन में तो गया ही नहीं, इसलिए आगे चलकर सूखे की नौबत आ जाती है। तो इस तरह वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा दोनों का कारण बन जाता है। तो अब तक हमने समस्या और उसके भयानक परिणामों को अच्छी तरह समझ लिया है।
तो अब बात करते हैं समाधान की, हमारी कहानी के हीरोज की, यानी संरक्षण के उन प्रयासों की जो प्रकृति के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। संरक्षण की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम आखिर बचाना क्या चाहते हैं। हम बचाना चाहते हैं जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को। इसका मतलब सिर्फ शेर या बाघ नहीं, बल्कि किसी भी इलाके में पाए जाने वाले सभी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और साथ ही पर्यावरण के साथ उनका जो एक गहरा रिश्ता है उसे भी। इसी जैव विविधता को बचाने के लिए खास सुरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। ये मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला है वन्य जीव अभयारण्य। इसे जानवरों के लिए एक सेफ हाउस समझिए, जहां उन्हें और उनके घर को किसी भी बाहरी गड़बड़ी से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान। ये एक तरह की गेटेड कम्युनिटी जैसा है, जो सिर्फ वन्य जंतुओं के लिए रिजर्व्ड है, जहां वो आज़ादी से घूम सकते हैं और प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये सबसे बड़ा होता है, एक पूरे संरक्षित शहर की तरह। इसका मकसद उस पूरे विशाल क्षेत्र के वन्य जीवन, पौधों और यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदायों के पारंपरिक जीवन की भी रक्षा करना होता है। चलिए अब एक असली उदाहरण देखते हैं। प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ हम पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की एक वर्चुअल यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि यह संरक्षण जमीन पर कैसे काम करता है। पचमढ़ी जैव मंडल की खास बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जिसके अंदर दूसरे संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें सतपुड़ा नाम का एक नेशनल पार्क और बोरी और पचमढ़ी नाम की 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी आती हैं। मतलब ये सुरक्षा के अंदर और सुरक्षा जैसा है। पचमढ़ी तो जैसे जैव विविधता का खजाना है। यहाँ एक तरफ साल, सागौन, आम और जामुन जैसे शानदार पेड़ पौधे हैं जिन्हें वनस्पति जात कहते हैं, तो दूसरी तरफ चिंकारा, नीलगाय, तेंदुआ और जंगली कुत्ते जैसे अनोखे जीव जंतु यानी प्राणी जात भी हैं जो इसी जंगल को अपना घर मानते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या एंडेमिक स्पीशीज। ये वो पौधे या जानवर होते हैं जो कुदरती तौर पर दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक खास इलाके में ही पाए जाते हैं। वो उस जगह के असली लोकल निवासी होते हैं। और पचमढ़ी ऐसी ही खास प्रजातियों का घर है। यहाँ पाई जाने वाली विशाल गिलहरी और जंगली आम के पेड़ इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ये प्राकृतिक रूप से सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलते हैं, जो इस जगह को और भी ज्यादा खास और कीमती बना देता है। अब हम उन प्रजातियों की बात करेंगे जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है, और उस सिस्टम के बारे में भी जानेंगे जिसका इस्तेमाल हम उन पर नजर रखने के लिए करते हैं। संकटापन्न जंतु या इंडेंजर्ड एनिमल्स। ये वो जीव हैं जिनकी संख्या इतनी ज्यादा कम हो गई है कि अगर उन्हें तुरंत बचाया नहीं गया तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो सकते हैं, मतलब विलुप्त हो सकते हैं, ठीक डायनासोर की तरह। उनके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। भारत के अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसे कई संकटापन्न जंतुओं को सुरक्षा दी जा रही है। इनमें काले हिरण, हाथी, घड़ियाल, अजगर और एक सींग वाला गैंडा जैसे बहुत जरूरी जानवर शामिल हैं जो हमारे प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा हैं। माधव जी की ये बात हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई याद दिलाती है। हमारा ध्यान अक्सर बड़े और सुंदर जानवरों जैसे बाघ और हाथी पर ही जाता है, लेकिन खतरा छोटे जीवों पर कहीं ज्यादा है। सांप, मेढक, चमगादड़ और उल्लू जैसे छोटे प्राणी हमारे इकोसिस्टम के गुमनाम हीरो हैं। वे फूड वेब को संतुलित रखते हैं। उनका गायब होना पूरे सिस्टम को तहस-नहस कर सकता है। तो इन सभी संकटापन्न प्रजातियों का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? इसके लिए एक खास किताब है जिसे रेड डेटा पुस्तक कहते हैं। इसे एक तरह का इमरजेंसी रजिस्टर समझिए, जिसमें उन सभी पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड होता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, ताकि उन्हें बचाने के प्रयासों को सही दिशा दी जा सके। लेकिन इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। प्रोजेक्ट टाइगर जैसी सरकारी योजनाओं की वजह से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर हम सब मिलकर सही और ईमानदार कोशिश करें तो हम इन शानदार जीवों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। देखिए, संरक्षण सिर्फ सरकार या बड़ी बड़ी संस्थाओं का काम नहीं है। एक बेहतर कल बनाने में हम सबकी एक बहुत जरूरी भूमिका है। चलिए देखते हैं कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। इससे पहले एक और कुदरती करिश्मे को समझते हैं, प्रवास या माइग्रेशन। कुछ पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वे ऐसा जलवायु में बदलाव के कारण करते हैं, खासकर अंडे देने के लिए। वनोन्मूलन से होने वाला क्लाइमेट चेंज इन प्रवासी पक्षियों के रास्तों को भी प्रभावित करता है, जिससे उनका जीवन और मुश्किल हो जाता है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 17। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चौंकाने वाली सच्चाई से जुड़ा है। 1 टन कागज बनाने के लिए, जी हाँ, पूरे 17 बड़े, पूरी तरह से विकसित पेड़ों को काट दिया जाता है। जो कागज हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी ये कीमत है। ये आंकड़ा हमें कागज के इस्तेमाल के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या किया जा सकता है? 3 बहुत आसान कदम हैं। पहला, कागज की बचत करें, हर पन्ने के दोनों तरफ लिखें। दूसरा, इसका दोबारा इस्तेमाल करें, यानी रीयूज करें। रफ काम के लिए पुराने प्रिंटआउट्स का इस्तेमाल करें। और तीसरा, इसे रीसाइकिल करें। मजे की बात यह है कि कागज को 5 से 7 बार तक रीसाइकिल किया जा सकता है। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम न सिर्फ पेड़ बल्कि बहुत सारा पानी और बिजली भी बचाते हैं। और आखिर में वनोन्मूलन का जो एकमात्र और पक्का समाधान है, वो है पुनर्वनरोपण, यानी रीफॉरेस्टेशन। इसका मतलब है काटे गए पेड़ों की जगह पर नए पेड़ लगाना। और सिर्फ लगाना ही नहीं, बल्कि ये भी पक्का करना कि वो पेड़ जिंदा रहें और बड़े हों। जितने पेड़ हम काटते हैं, हमें कोशिश करके उससे ज्यादा लगाने चाहिए। अगली पीढ़ी के लिए अगर एक हरी भरी धरती छोड़कर जानी है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना ही एकमात्र रास्ता है। तो आज की हमारी इस चर्चा के अंत में एक सीधा सा सवाल है, जिसके बारे में हमने बात भी की है। सवाल है, 1 टन कागज पाने के लिए कितने पूर्ण विकसित वृक्षों को काटा जाता है? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आप सबके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी अगली प्रस्तुति सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।